गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम है आप सभी का डाला एजुकेशन ग्रुप में विच इज़ रन बाय मेजर भरत सर। और ये है बेटा आपका प्री एनडीए 2025 फर्स्ट प्री क्रैश कोर्स जो कि है 12 मार्च से 12 अप्रैल तक। और आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक सेक्शनल मॉक टेस्ट जो कि इंग्लिश का है। क्वेश्चन 25 ही रहेंगे। तो पहले आपको क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे, आप आंसर करिए और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा सही आंसर होना चाहिए था। करें स्टार्ट। चलिए, तो बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जब तक ये बच्चे आंसर करेंगे आप लोगों का अपना आंसर भी आ जाएगा, उतना ही टाइम दोनों को मिलेगा इक्वली। चलिए, तो डायरेक्शन पढ़ लो फटाफट, क्या करना है। डन। चलिए, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ही इज ऑलवेज एंशियस। ऑप्शन इज वरीड, डिस्पैशनेट, स्लगिश और टॉर्पिड। कैसे करें? एक 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 क्वेश्चन करें कि पांच पांच इकट्ठे कर लें? जैसे 5 क्वेश्चन इकट्ठे हैं, हाउ शैल वी डू? पांचों इकट्ठे करें। चलो, सेकंड क्वेश्चन। You have 10 seconds for each question. Next. 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 डन। चलिए, तो आइए डिस्कस करते हैं जरा फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? करना क्या था? स्टेटमेंट क्या कह रही थी? डायरेक्शन ने क्या बोला था? नियरेस्ट मीनिंग, यानी कि आपने बताना बेसिकली सिनोनियम, राइट? तो ही इज ऑलवेज एंशियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंशियस? क्या मीनिंग होता है एंशियस का? डोंट नो। एंशियस बेसिकली मीन्स चिंतित, इट मीन्स वरीड। तो वरीड के जैसा शब्द चाहिए मुझे। खास बात देखो कितनी प्यारी बात हुई, क्या मिल गया? वही मिल गया, है ना? अच्छा, व्हाट इज डिस्पैशनेट? पैशनेट तो आप जानते हैं ना क्या होता है? पैशन भरा हो कूट कूट के, यानी कि कुछ कर गुजरने की चाह हो जब मन में, तो यू आर पैशनेट। तो डिस्पैशनेट क्या हो गया? उसका उल्टा, है ना? डिस लग गया तो वर्ड नेगेटिव हो गया। और एक टर्म होता है इम्पैशनेट। व्हाट इज इम्पैशनेट? पैशनेट, इम्पैशनेट और डिस्पैशनेट, 3 टर्म्स है मेरे पास। पैशनेट मीनिंग आप जानते हैं, डिस्पैशनेट का अपोजिट। तो इम्पैशनेट क्या है? फिल्ड विद पैशन। वेरी गुड। तो इम्पैशनेट इज पैशनेट इटसेल्फ, कोई खास अलग मीनिंग नहीं है, इट मीन्स फिल्ड विद पैशन। नेक्स्ट, स्लगिश। व्हाट इज स्लगिश? स्लगिश होता है सुस्त, ढीला ढाला, यानी कि नॉट एक्टिव। ठीक है, तो स्लगिश इज ढीला ढाला, सुस्त, लेजी। लेजी के लिए हमने कई सारे वर्ड्स पढ़े थे, याद आपको? डोरमेंट, डोरमेंट वोल्केनो से। और कोई टर्म? इनएक्टिव, पैसिव भी कह सकते हो। और कोई टर्म? एक बड़ा प्यारा टर्म और भी आता है कई बार, जिसे हम कहते हैं स्लोथ। क्या कहते हैं? स्लोथ। स्लोथ का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा आलसी, सुपर आलसी। स्लोथ बियर होता है ना? जानवरों के लिए टर्म यूज करते हैं ये। तो स्लोथ बियर बहुत आलसी होता है, पड़ा रहता है सारा दिन, तो स्लोथ को याद रखना। एंड नेक्स्ट वर्ड इज टॉर्पिड। व्हाट इज टॉर्पिड? टॉर्पिड भी हमने याद किया था, याद है किसी को? टॉर्पिड को हमने याद किया था टॉर्पिडो से। भूल गए टॉर्पिडो? टॉर्पिडो पड़े रहते हैं, आलसी होते हैं, सुस्त होते हैं। टॉर्पिडो आर दोज मिसाइल्स विच आर लोडेड इन सबमरीन्स। आया याद? पड़े रहते हो सबमरीन के अंदर, है ना? तो दैट इज इनएक्टिव, पैसिव। ये भी इसी का मीनिंग है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि लव्स सेक्लूशन
देयरफॉर ही लिव्स इन द माउंटेन्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्लूजन? अकेला, तन्हा। ठीक है, तो नेचर मीन्स प्रकृति। स्क्रिप्चर क्या होता है? स्क्रिप्चर जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, है ना, उस टाइप से, उससे रिलेटेड वर्ड है। व्हाट इज सी फेरिंग? समंदर में यात्रा करना, दैट इज सी फेरिंग। ठीक है, सी से ही तो बना है। और व्हाट इज सोलिटेरीनेस? अकेला। तो दिस इज आवर आंसर। सोली से याद रखना, एक रूट होता है हमारे पास सोलो। क्या रूट होता है बेटा? सोलो। तो सोलो तो तुमने सबने सुना हुआ है, सोलो अकेला होता है। तो सोलो से ही तो बना है सोलिटेरीनेस, यानी कि अकेलापन, तन्हाई। ठीक है, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी वर्ड है मेरे पास, क्या? सोलिलोकी। क्या टर्म है? सोलिलोकी। व्हाट इज सोलिलोकी? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। नहीं, सोलो इज ओनली वन सिंगल। लोक याद रखना, सुपर इंपॉर्टेंट रूट है लोक, LOQ, लोक। लोक मीन्स टू टॉक। लोक मीन्स टू टॉक। तो व्हाट इज सोलिलोकी? टॉकिंग टू वन सेल्फ। वेरी गुड। टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी कि अपने आप से ही, अकेले में ही बात करना, अपने आप से ही बात करना, इज कॉल्ड सोलिलोकी। और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है, मोनोलॉग। मोनोलॉग। व्हाट इज मोनोलॉग? ये भी लॉग से ही है। मोनो भी अकेला होता है, सोलो भी अकेला होता है। डिफरेंस क्या है? मोनोलॉग होता है जब एक व्यक्ति बोले डायलॉग अपने और बाकी सब बैठ के सुने, दैट इज मोनोलॉग। व्हाट इज सोलिलोग की? अकेला ही है बात करने वाला, खुद से ही बात कर रहा है, दैट इज सोलिलोग की। ठीक है, और लोक से हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स आएंगे डिस्कस करने के लिए। तो लोक याद रखना, लोक इज टू टॉक। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, हिटलर वॉज अ डेस्पोट। आई गेस दिस इज अ इजी क्वेश्चन। तो हिटलर वॉज अ डिक्टेटर। डेस्पोट का मतलब होता है एक ऐसा शासक जिस पे कोई अंकुश नहीं है, जिस पे कोई बंधन नहीं है, अपनी मर्जी से अनलिमिटेड पावर का यूज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डेस्पोट। और ये नेगेटिव टर्म होता है जनरली, क्योंकि वो लोगों पे अत्याचार करता है, ऐसा भाव होता है इस शब्द के अंदर। तो इसे या तो कहिए डेस्पोट या फिर क्या कहिए, डिक्टेटर। हिंदी में क्या कहा जाता है? तानाशाह। क्या कहते हैं बेटा? तानाशाह। तो ऑप्शंस, बाकी ऑप्शंस को देखें क्या है। व्हाट इज कंजर्वेटिव? जो बचाए, जैसे प्रकृति को बचाए या किसी और चीज को बचाए, तो दैट इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का एक और भी मतलब होता है, जो पुराने विचारों को, पुरानी परंपराओं को बचाता है, उस पर्सन को भी, यानी या उनको फॉलो करता है, उस पर्सन को भी कंजर्वेटिव कहते हैं हम। हिंदी में इसे रूढ़िवादी भी कहा जाता है ना। और दूसरा टर्म हमारे पास पैशनेट, इसकी चर्चा हो चुकी है अभी थोड़ी देर पहले। व्हाट इज मॉन्स्ट्रस? मॉन्स्टर के जैसा, है ना, विलन के जैसा, कुछ बैड कुछ एविल, ये सब इसके सिनोनिम हो गए, मॉन्स्टर, बैड, एविल, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, द इमेजरी यूज्ड इन द पोएम इज विविड। व्हाट इज विविड? विविड इज लिवली। लिवली मीन्स बेटा वो लोनली होता है, जो अकेला होता है वो लोनली होता है, लिवली नहीं होता। ठीक है, व्हाट इज लिवली? लिवली इज फुल ऑफ लाइफ। लाइफ से है ये, लाइफ से है ये, इट मीन्स लाइफ से रिलेटेड। तो लिवली इज फुल ऑफ लाइफ, दैट इज लिवली। तो इसका मतलब, विविड का मतलब भी क्या है? फुल ऑफ लाइफ। याद रखना, एक रूट होता है विवा। क्या रूट होता है? विवा। जो विवा रूट होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है लाइफ, एंड लाइफ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब होता है एनर्जी। तो विवा बेसिकली मीन्स लाइफ या एनर्जी। यहां से आपने रिवाइव शब्द सुना होगा जरूर, और अगर पबजी खेला होगा तो भर भर के सुना होगा। व्हाट इज रिवाइव? दोबारा से लाइफ देना किसी को। तुम्हारा दोस्त घूम रहा है ना घटने टेक के, तुम उसको रिवाइव दे रहे हो, इसका मतलब दोबारा से उसको लाइफ दे रहे हो, दैट इज रिवाइव करना। ठीक है, और विवाह से क्या बनता है हमारे पास वर्ड? एक वर्ड बनता है विवेशियस। क्या वर्ड है बेटा? विवाशियस। तो विवाशियस का मतलब भी क्या होता है? लिवली, फुल ऑफ लाइफ। जो चीज लाइफ से भरी हुई हो, एनर्जी से भरी हुई हो, दैट इज
विवेशियस, ठीक है। और एक वर्ड आता है हमारे पास यहां से बॉन विवॉन, इसमें टी साइलेंट होता है, याद रखिएगा। टर्म क्या है? बॉन विवॉन। ये एक पर्सन को बोलते हैं हम, कैसा पर्सन? जो लाइफ को खुल के जीता है, जो लाइफ को खुल के जीता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड बॉन विवॉन, ठीक है। तो विवाह से 3-4 इंपॉर्टेंट वर्ड जो मुझे ध्यान आए मैंने आपको बताए हैं, याद रखिएगा। लिंक करके ऐसे याद रखना इजी है ना, क्या बोलते हो? सुपर इजी बन जाते हैं मुश्किल मुश्किल वर्ड भी, ठीक है। अच्छा, विवाह से एक बहुत ही सिंपल और कॉमन टर्म आता है जो बचपन से पढ़ रहे हो, बता पाओगे कुछ? दैट इज विटामिन। विवा और विटा एक ही रूट की दो स्पेलिंग है, विवा और विटा एक ही रूट की दो स्पेलिंग है। तो विटा या विवा इज लाइफ, और मिन कहां से लिया गया है? मिनरल्स से। तो ऐसे मिनरल्स जो लाइफ के लिए जरूरी है, एसेंशियल हैं, दोज आर कॉल्ड विटामिन। अब तो याद रहेगा विवा और विटा तुम्हें, अब तो नहीं भूलोगे। चलिए आगे चलें। अच्छा नहीं, हमारे पास वर्ड और भी बचे हैं चर्चा के लिए। व्हाट इज इनर्ट है? क्या क्या कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? इनर्शिया नहीं सुना? लॉ ऑफ इनर्शिया। अरे इनर्शिया इनर्ट से ही तो बनता है। इट मींस जड़त्व, यानी कि जब आप हिलने डुलने में या मूव करने में सक्षम नहीं हैं तो आप क्या हैं? इनर्ट हैं। इट मींस स्टेबल, इट मींस नॉट एबल टू मूव, दैट इज इनर्ट। इफ अ पर्सन इज इनर्ट, ही और शी इज नॉट एबल टू मूव। ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं बोल रहा? ठीक ठाक है ना, इतनी तो चलेगी, ठीक है। व्हाट इज एब्यूलियंट? एब्यूलियंट होता है फुल ऑफ जॉय, हैप्पीनेस एंड एनर्जी, तीनों चीजें एक साथ। एनर्जी भी है भरपूर, खुशी भी है, और आप कुछ करने की इच्छा भी रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एब्यूलियंट। और व्हाट इज कॉस्टिक? कॉस्टिक क्वेश्चन से है, तो विच इज या हु इज वेरी कॉशियस, दैट इज कॉस्टिक, ठीक है। चल यू मूव, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग्स, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वल्नरेबल? क्या बोलते हो? नहीं पता? मुझे लगा वल्नरेबल बहुत ही आसान सा शब्द है। वल्नरेबल का मतलब होता है जब कोई चीज आपको नुकसान पहुंचा सके, आपको हानि पहुंचा सके, तो आप वल्नरेबल हैं। तो कह रहा है अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान जो होता है वो हमेशा ही इस स्थिति में होता है कि कोई दूसरा इंसान उसको नुकसान पहुंचा सके, हानि पहुंचा सके। समझ आया सेंटेंस? तो वल्नरेबल बेसिकली मींस ऐसी स्थिति में होना जहां आपको हानि पहुंचाई जा सके। तो रेजिलियंट, इलास्टिक, डिफेंसलेस या फिर क्रूड, क्या बोलते हो? डिफेंसलेस। सबसे जो है मैचिंग तो यही है, सबसे क्लोज तो यही है चारों ऑप्शंस में से, राइट। ओके, व्हाट इज रेजिलियंट? जब आपको नुकसान ना पहुंचा सकें, राइट। व्हाट इज इलास्टिक? जब आप अपने आप को चेंज कर सकें, तो दूसरे ने हमला किया, आपने अपनी पोजीशन बदल ली, तो आप इलास्टिक है तो आप बच जाएंगे, यानी कि ये भी इसका एंटोनिम हुआ, ये भी इसका एंटोनिम हुआ। व्हाट इज क्रूड? क्रूड तो कच्चा होता है, क्रूड ऑयल जैसे होता है कच्चा ऑयल। अगर कोई पर्सन क्रूड है तो इट मीन्स वॉट? नॉट क्रूअल, दिस इज क्रूड। क्रूअल होता है अत्याचारी, बार्बरस हमने शब्द याद किया था इसके लिए, बार्बर से याद है आपको, है ना? तो बार्बर अत्याचारी है ना ही आजकल के। व्हाट इज क्रूड? अगर कोई पर्सन क्रूड है तो ही और शी इज बिकोलिक, मीन्स गवार कह सकते हो आप एक शब्द में, ठीक है। ना समझ कह सकते हो, गवार टाइप इंसान, तो उसे क्या बोलेंगे? क्रूड बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। 5 में से कितने ठीक हुए? 5 में से 5 ठीक है किसी के? 2, 3, 4 ठीक है किसी के? 4 इज वेरी गुड, 4 इज अ गुड स्कोर। बाकी जो बच्चे लाइव वीडियो सॉरी ऑफलाइन वीडियो देखेंगे बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, आप लोग भी कमेंट में बताना कि 5 में से आपके कितने ठीक हुए। आगे चलें। अच्छा, एक और छोटा सा ओपिनियन, चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करना या जो भी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट आ रही है उसको एक्सप्लेन करना, इन माय ओपिनियन इज अ गुड पार्ट, क्योंकि ABCD तो आप कर ही लोगे ना, फिर पेपर में वो तो बुक में दिया ही हुआ है। व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग इन क्लास, या व्हाट इज द यूज ऑफ वॉचिंग दिस लेक्चर, ताकि आप ढेर सारी इंफॉर्मेशन लिंक करके एक साथ यूजफुल फॉर्म में उसको लेके जा सकें। यही तो बेनिफिट है, ठीक है। वरना तो किताब में लिखे हैं ना, सारे सवाल लिखे हैं, ABCD भी लिखा है, ठीक है। चलिए फिर, यू हैव 15 seconds to read out the instructions.
फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, डिड आई मिस एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 हमने मिस कर दिया। ओके ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, बेटा इंस्ट्रक्शन इसलिए पढ़ाए थे, गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। इंस्ट्रक्शन इसीलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आप लोग गड़बड़ ना करें, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, डिस्कस करें। आइए, तो एक क्वेश्चन हमने गलती से जो है मिस कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारी पीपीटी में होना चाहिए था, वो नहीं है किसी कारण से। आई डोंट नो कैसे हुआ, हो जाती है छोटी मोटी गलतियां, इट हैपन्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अच्छा, बताना क्या था? अपोजिट। अब देखो, मैंने हमेशा से एक ही बात कही शुरू से आप लोगों को, सिर्फ मीनिंग्स को जानना, एंटोनिम सिनोनिम याद करने की कोशिश मत करना, शब्दों के मीनिंग जानो, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। तो हिज कन्वर्सेशंस आर ऑलवेज एब्सर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सर्ड? हाँ, वाई आर टाइप, बेवकूफा, बेवकूफाना कहिए, बेवकूफी से भरा हुआ कहिए, बचकाना कहिए, तो दैट इज एब्सर्ड। ओके, तो एब्सर्ड का उल्टा फार्सिकल का मतलब सेम होता है, ये सिनोनियम है, फुलिश भी सिनोनियम है, प्रीपोस्टरस भी सिनोनियम है, तो व्हाट इज द आंसर? रैशनल। रैशनल होता है तर्क संगत, जिसमें तर्क हो, जिसमें लॉजिक हो, जिसमें रीजनिंग हो, दैट इज रैशनल। तो बेवकूफी भरी बात करना या फिर तर्क संगत बात करना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। रैशनल आप जानते हैं इजी वर्ड है, फुलिश आप जानते हैं इजी वर्ड है। फार्सिकल और प्रीपोस्टरस दो शब्द आप नहीं जानते होंगे पॉसिबली। फार्सिकल को ऐसे याद रख सकते हो आप कि एक बंदा आया जो कल फारसी बोल रहा था, कल एक बंदा फारसी बोल रहा था, उसकी फारसी कैसी थी? बेवकूफी से भरी हुई। तो फारसी जो बोल रहा था उसकी वो कैसा था? बेवकूफी से भरा हुआ, ऐसे याद रखो आराम से। तो कल जिसने फारसी बोली वो बंदा कैसा था? बेवकूफ। हो जाएगा याद आराम से, तो दैट इज फार्सिकल। एंड प्री पोस्टर्स, मान लो पोस्टर लगवा देते हैं आप पहले ही कि भाई आई एम ऑफिसर, ठीक है, एनडीए या सीडीएस क्वालिफाइड फलाना फलाना ऑफिसर, और प्री का एग्जाम, रिटन एग्जाम आपका क्वालिफाई भी नहीं हुआ है अभी, तो ये कैसी हरकत है? बेवकूफी से भरी हुई हरकत है, तो दैट इज प्री पोस्टर्स। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है ताकि याद आसानी से हो सके। कर लोगे याद? चलिए आगे चलें। अच्छा, एब्सर्ड, एब्सर्ड याद है आप लोगों को? याद है? कुछ बच्चों को याद है, कुछ को नहीं है, तो होप कि वही वीडियो वालों में भी सेम ही हाल होगा, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। एब्सर्ड को आप ऐसे याद रख सकते हो, सर्द, ये कुछ सर्दी जैसा नहीं लग रहा? सर्द सर्दी जैसा है ना, एब अब जैसा है। तो अब सर्दी किसे लगती है? जो बेवकूफ है, क्योंकि भाई पहनने के लिए कोट है, जैकेट है, सब कुछ है ना तुम्हारे पास, तो अब भी सर्दी लग रही है तो तुम बेवकूफ हो, ठीक है। तो एब्सर्ड, अब सर्दी किसको लगती है? जो बेवकूफ है उसे लगती है, तो दैट इज एब्सर्ड। हो जाएगा याद। नेक्स्ट, द politician was a dissident, so what is the meaning of dissident? डिसिडेंट का बेसिकली मतलब होता है जब आप किसी बात से सहमत ना हो, आप खिलाफ हो, तो डिसिडेंट इज अ पर्सन हु इज अपोजिट। तो अपोजिट में होने के लिए हमने वर्ड पढ़े थे, याद है तुम्हें? एंटागोनिस्ट मैंने तुम्हें बताया था, एंटा अपोजिट, गो जाना, तो हमारे जो अपोजिट जाएगा दैट इज एंटागोनिस्ट। तो डिसिडेंट इज अ एंटागोनिस्ट। और क्या वर्ड पढ़े थे हमने इसके लिए, याद है कुछ? होस्टाइल, वेरी गुड। होस्टाइल था, एनिमी था, और एंटागोनिस्ट था, वेरी गुड। तो आइए देखते हैं, रिबेल, रिबेल कौन होता है? जो विद्रोह करे, रिबेलियन यहीं से बनता है, रिबेल ही तो रिबेलियन है, ठीक है। तो ये हुआ इसका सिनोनियम, राइट, ये इसका सिनोनियम है। एगिटेटर, जो एगिटेट करे यानी कि भड़काए, खिलाफ करे, ये भी हुआ इसका सिनोनियम। कॉन्फॉर्मिस्ट, जो फॉलो करे, जो बात को माने, ये हुआ इसका अपोजिट, तो दिस इज आवर आंसर। जो कन्फर्म करे, ध्यान रखना दो अलग अलग शब्द हैं, ये कन्फर्म है, CONFOR,
RM। दूसरा शब्द जो आप जानते हैं वो क्या होता है? कन्फर्म। ठीक है, तो दोनों शब्दों में कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग शब्द हैं दोनों। तो कन्फॉर्मिस्ट वो होता है जो रूल्स को, जो कानूनों को, जो बातों को फॉलो करता है, तो ही और शी इज कॉल्ड कन्फॉर्मिस्ट। और व्हाट इज रेवोल्यूशनरी? जो रिवोल्यूशन लाए। रिवोल्यूशन लाने के लिए तो क्रांति करनी पड़ती है, क्रांति करने के लिए तो सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ इसका सिनोनियम। ये तीनों ही शब्द इसके सिनोनियम्स हैं। एक वर्ड इसका अपोजिट है, एंटोनियम है। पूछा क्या गया था? एंटोनियम, राइट। अच्छा, कई बार ऐसा ही होगा एग्जाम में कि आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता और इसका मीनिंग भी नहीं पता। इन केस सपोज करो आपको इस शब्द का अर्थ नहीं पता और आपको इस शब्द का अर्थ भी नहीं पता, इन दैट केस ऑल्सो आंसर किया जा सकता है। कैसे? तुम्हें पता है ये तीनों सिनोनियम है, एक ही शब्द बच गया। और ऐसा बहुत बार होता है। और ये मेरा खुद का क्वेश्चन नहीं है, ये एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चन है ना आज के सारे एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लेकिन किसी एक साल के नहीं है, मिक्स है। कोई क्वेश्चन 17 से है, कोई 19 से है, तो कोई 20 से है। मिक्स क्वेश्चन हैं सारे एनडीए के। ठीक है, चले आगे। डिसिडेंट का मतलब होता है जो एग्री ना करे बेटा, जो अपोजिट हो, जो खिलाफ हो, जो सिस्टम से, जो रूल से एग्री नहीं कर रहा है, तो दैट इज डिसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, फ्रेंडशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। क्या आंसर लगाया? रेसिप्रोकल। बी, म्यूचुअल है, शेयर्ड है, कोरस्पॉन्डिंग है। तीनों ही शब्द तो सिनोनियम्स हैं, जो अभी अभी बात की हमने, तीनों ही शब्द तो सिनोनियम है। दिस इज आवर आंसर, बात खत्म। डजंट मैटर कि रेसिप्रोकल का मतलब पता है कि नहीं पता, है ना, तो भी आंसर किया जा सकता है। हाँ, जान लेते हैं है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल? टू साइडेड होता है। मान लो ये दो व्यक्ति हैं, है ना, ए और बी। तो कह रहा है ए और बी दोस्त हैं एक दूसरे के। तो जो फ्रेंडशिप है वो टू वे रिलेशन है, मतलब ये इसकी हेल्प करेगा तो ये इसकी हेल्प करेगा, है क्या नहीं? भाई ये इसके बुलाने पे आएगा तो वो भी इसके बुलाने पे आएगा। यही तो होता है रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो गया बेटा? वन साइडेड। बाकी टर्म्स इजी हैं, म्यूचुअल इजी है, शेयर्ड इजी है, कोरस्पॉन्डिंग भी सेम ही होता है। चलिए नेक्स्ट, द डिबेट वॉज हाईली स्टिम्युलेटिंग। क्या होता है स्टिम्युलेटिंग? स्टिम्युलेटिंग इज समथिंग जो उकसाए, जो एगिटेट करे। अभी अभी पढ़ा था हमने एगिटेट, राइट। तो स्टिम्युलेट क्या होता है? जो एगिटेट करे, जो उकसाए। तो यानी कि उकसाने वाला इज कॉल्ड स्टिम्युलेटिंग। तो उल्टा बोरिंग। क्या हो जाएगा आंसर? बोरिंग। क्योंकि अराउज करना भी किसी को उकसाना होता है। ठीक है, अगर आप किसी को अराउज कर रहे हैं तो आप उकसा रहे हैं उसे। इनवाइगोरेट, वाइगर, वाइगर लाइफ या एनर्जी से है। ठीक है, ये वी आई रूट वहीं से आता है। और स्टिर, स्टिरिंग क्या होता है? किसी चीज को घोल रहे हैं, तो घोल रहे हैं तो शांत नहीं होने दे रहे ना, उसको शांत नहीं होने दे रहे, मतलब चीजों को छेड़ा जा रहा है, तो दैट इज, हाँ, पार्टिकल्स को छेड़ा जा रहा है, तो दैट इज स्टिरिंग। तो ये तीनों शब्द भी सिनोनियम ही है भाई, राइट। ये तीनों वर्ड्स भी सिनोनियम ही थे हमारे पास, तो आंसर वॉज बोरिंग। कोई मुश्किल वर्ड लग रहा है तो बताओ, चर्चा करें। चलो फिर आगे चलिए, यू हैव नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। पिछली बार तुम्ही ने कहा था ना कि सर गड़बड़ हो गया। इतनी जल्दबाजी ना किया करो। एक पॉइंट और भी है, मान लो तुम्हें पता चल गया ए बी सी डी, और इतना वैसे पता हूं नो एरर के क्वेश्चन में इतना पढ़ना होता है, नो एरर। समझ आ गया पूरी इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? दिस इज द पॉइंट, एरर ढूंढना है तुमने, दिस इज द पॉइंट, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूं पढ़ने के लिए कि एक बार देख लो, तुम्हें देखना आ जाए ताकि। ठीक है, पेपर में तो इतना ही देखना है तुम्हें, देखा नो एरर, चलो एरर ढूंढेंगे, आ जाओ, यही करना है। ठीक है, चलें फिर ढूंढें एरर। तो यू हैव 5 क्वेश्चंस, आप एक अटेम्प्ट में करेंगे ऐसे ही। मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड देता हूं, इस बार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे रहा हूं। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे एक साथ। आइए, क्वेश्चन नंबर 1।
नेक्स्ट, 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 क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? ऑफ ही कर दो ना फिर, ऑफ ही कर दो इसको, या फिर स्विंग ऊपर कर दो। स्विंग कर नहीं रहा है तो इसको ऑफ कर देते हैं। कौन सा स्विच है? ये वाला, ये वाला। चलिए जी, टाइम अप। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। अच्छा, वैसे इस पे स्लाइड पे टाइमर आता है, पता है तुम्हें टाइमर आता है कैसे? नहीं पता? चलो छोड़ो, ढूंढ लेंगे हम बाद में। आइए, तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो व्हाट इज द आंसर? डी? नो एरर, नो एरर। बी? ओके, हाँ जी, लास्ट रो। बी? क्या गलती है बी में? क्या गलती है बी में? आधा आधा ठीक है, लगभग लगभग, लेकिन अच्छी बात यह है कि बी में एरर है ना? देखो, देयर इज अ पेयर, पेयर है लेस्ट के साथ शुड। लेस्ट के साथ किसका पेयर होता है बेटा? शुड का पेयर होता है। और इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है लेस्ट के साथ शुड के पेयर का? कोई बात नहीं, इसका मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो। क्या मतलब होता है? कहीं ऐसा ना हो। कहता है वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो दैट इज विल नहीं, क्या आएगा? शुड। तो आंसर इज बी पार्ट, आंसर इज बी पार्ट। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2600 प्लांट स्पीसीज एंड दिस habitat fragmentation can pose a serious threat to endemic plants. What is the error? क्या गलती है इनमें? तो ईस्टर्न घाट्स में क्या दिक्कत है? नहीं बेटा, जब ये सब्जेक्ट प्लूरल है, ईस्टर्न घाट्स, दैट इज अ ग्रुप ऑफ घाट्स। जैसे हिमालयाज होता है, क्या होता है? हिमालयाज। तो हिमालयाज इज सिंगुलर और प्लूरल? क्या बोलते हो? हिमालयाज प्लूरल शब्द होता है, दैट इज ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, ऐसे ही ईस्टर्न घाट एक घाट है, घाट्स का कॉम्बिनेशन है, ईस्ट साइड पे जो पड़ते हैं सारे के सारे, तो दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड ईस्टर्न घाट्स। तो वर्ब भी कैसे लगी? प्लूरल। ठीक है, और बताइए, और कोई मिस्टेक? कभी कभी हमारी किस्मत बहुत अच्छी होती है। कैसे? कि हम ढूंढते तो कुछ और हैं, लेकिन आंसर गलती से सही हो जाता है। आंसर तो यही है। हाँ, वेरी गुड। होम ऑफ नहीं, आर होम टू। प्रेपोजिशन लगेगी टू, ना कि ऑफ। देखो, ऑफ प्रेपोजिशन कब लगती है? जब पोजीशन दिखाना हो। क्या दिखाना हो? पोजीशन।
भाई जैसे मैं बोलूं कार ऑफ राम, क्या बोलूं, कार ऑफ राम, क्या मतलब इसका, आते नहीं, राम की कार, तो राम का पोजीशन है ना कार पे, लेकिन इन स्पेसिस का पोजीशन तो नहीं है ना यहाँ पे। तो जब कोई चीज किसी के से बिलोंग तो करती है, वहां वो रह तो रहे हैं, ठीक है, वो उनका घर तो है, लेकिन पॉजिटिवनेस नहीं है, तो होम ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा, होम टू। ठीक है, तो दिस वाज द एरर। अच्छा, यहाँ पे एक और वर्ड है मेरे पास डिस्कस करने के लिए, दैट इज एंडेमिक। तीन वर्ड्स हैं एक्चुअली, एक नहीं है, एंडेमिक, एपेडेमिक और पेंडेमिक। क्या डिफरेंस है तीनों के बीच? पेंडेमिक तो तुम सब जानते हो, पेंडेमिक, कोरोना इज अ पेंडेमिक। तो ऐसी बीमारी जो वर्ल्ड वाइड फैल जाए या पूरी कंट्री में फैल जाए, ऐसी बीमारी को बोलते हैं पेंडेमिक, हिंदी में कहते हैं इसे महामारी। व्हाट इज एपिडेमिक एंड व्हाट इज एंडेमिक? एंडेमिक होती है उस पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड, ठीक है। अगर मान लो कोई चीज एंडेमिक है, कोई फूल है, कोई पौधा है, कोई जानवर है, वो एंडेमिक है, तो वो उसी एरिया में पाया जाएगा, उसी क्षेत्र में पाया जाएगा, दैट इज एंडेमिक। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो कोई जीव जंतु, कोई पौधा, कोई जड़ी बूटी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे हनुमान जी आए थे ना लंका से जड़ी बूटी लेने, कहाँ कहाँ आए थे? अरे हिमालय आए थे ना, हिमालय पर्वत लेके गए थे वो। तो जो वो जड़ी बूटी थी वो कहाँ थी? हिमालय में ही तो थी, अगर वहां होती तो लंका से न ले जाते। तो दैट वाज काइंड ऑफ एंडेमिक प्लांट, राइट। अच्छा, व्हाट इज एपिडेमिक? एपिडेमिक होता है कोई रिपीटेटिव नेचर का प्रॉब्लम या कोई डिसीज जो बार बार किसी सीजन पे या किसी मौके पे उसी क्षेत्र में दिखाई पड़ती है बार बार, तो दैट इज एपिडेमिक। ठीक है, क्लियर डिफरेंसेस? तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइड, या नो एरर? क्या गलती है सी में? लव्स आएगा, बहुत बढ़िया, क्या आएगा? लव्स। क्यों आएगा लव्स? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, ये सारे शब्द कैसे होते हैं? सिंगुलर। तो फिर वर्ब भी कैसे लगेगी? सिंगुलर। सर क्या बॉयज के लिए एस लगेगा कि नहीं लगेगा? वेरी गुड। देखो, जिन बच्चों को नहीं पता, एक बार 2 मिनट में फटाफट डिस्कस कर देता हूँ। मैक्सिमम जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि भाई बॉयज प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, और ये सिंगुलर प्लूरल का कंफ्यूजन भी दूर कर लो। जब भी आप नाउन में एस या ई एस प्लस करोगे, है ना, क्या प्लस करोगे? एस या ई एस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। लेकिन जब भी आप वर्ब में एस या ई एस प्लस करोगे तो ये वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। तो नाउन और वर्ब एक दूसरे के अपोजिट नेचर में चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने लव में एस या इस जोड़ा, लव्स किया, तो ये वर्ब बन गई सिंगुलर, जो कि एवरीबडी के हिसाब से सिंगुलर होनी चाहिए थी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होता कि सर बॉयज तो प्लूरल है ना, तो बॉयज तो देखो ऑफ प्रेपोजिशन आई, प्रेपोजिशन के बाद जब भी आता है कोई नाउन या प्रोनाउन तो वो बनता है उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो हमेशा उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ ना। वर्ब किसके अकॉर्डिंग चलती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन है सब्जेक्ट मेरा? एवरीवन। तो एक्चुअली इट मीन्स, मैं इस पूरी बात को गायब कर सकता हूं बीच से क्लैरिटी के लिए। एक्चुअली व्हाट इट मीन्स, एवरीवन लव्स टू राइड। व्हाट दिस सेंटेंस मीन्स, एवरीवन लव्स टू राइड। इसने तो बस एवरीवन को एक्सप्लेन किया है कि एवरीवन कौन? एवरीवन लड़कों की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम। बी, क्या गलती है बी में? सीम्स। क्यों आएगा सीम्स? हाँ, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखें सर, कि बेटा जब भी आइदर और, नाइदर नॉर, इसको नीदर भी कहते हैं हम, तो आइदर और नाइदर नॉर, इनसे अगर कोई भी दो सब्जेक्ट्स जुड़े होंगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग चलेगी? जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग चलेगी। तो देखो वर्ब क्या है? सीम। तो देखें पास में कौन है? ना तो तारीफ और ना ही बुराई,
कोई भी चीज उस पर प्रभाव डालती ही नहीं है, यही मतलब है सेंटेंस का। तो बुराई और अच्छाई दो चीजों को जोड़ा गया है, बाद में कौन आया? बुराई। तो ये तो सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर हुआ तो वर्ब में क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। यही चर्चा हमने अभी अभी की थी, है ना। तो नाइदर प्रेज नोर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम, ठीक है। अच्छा, आइदर और नाइदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो पे एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन और आता है प्लेसिंग का। एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन है आपके लिए, आई आइदर ड्रिंक मिल्क और पेप्सी, फाइंड आउट द एरर। हाँ, एरर ढूंढना है। आई आइदर ड्रिंक मिल्क और पेप्सी। वेरी गुड। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि आइदर और से, नाइदर नोर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो भी कंजंक्शन का पेयर है उससे जब आप लिंक कर रहे हैं चीजों को, तो दोनों चीजें सेम ही तो होनी चाहिए, तभी तो लिंक होंगी ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे जोड़ना है किसी बुक के पेज नंबर 500 और 501 को, तो गोंद कहाँ लगेगा? उन दोनों के बीच। तो ये भी ऐसा ही होता है, जोड़ना किन चीजों को है? पेप्सी और मिल्क को। आपने आइदर देखो गलत जगह लगा दिया, आइदर कहाँ लगा दिया? वहां लगा दिया, नहीं लगाना चाहिए था। कहाँ लगाना चाहिए था? यहाँ पे। आई ड्रिंक, मैं पीता हूं, या तो मिल्क या फिर पेप्सी। जबकि आपने लिख क्या दिया गलती से? आई आइदर ड्रिंक, मैं या तो पीता हूं या फिर क्या करते हो? दूसरा तो एक्शन ही नहीं है। तो दूसरा एक्शन नहीं है तो इसका मतलब आपने गलत चीज को जोड़ दिया, आपने गलत जगह कंजंक्शन लगा दिया। तो ये प्लेसिंग का क्वेश्चन भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। क्लियर है बात? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी अ मैन हैव सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन। एक आंसर आया है बी, और बताइए। अजीब लग रहा है मैनी अ मैन? अजीब लग रहा है। चलिए, द करेक्ट आंसर इज बी। आंसर इज हैव नहीं होगा, क्या होगा? हैज होगा। पेपर में ये हैज ही आया था, ये एक्चुअली मैंने चेंज करके अपनी तरफ से हैव कर दिया डिस्कशन करने के लिए। जो ओरिजिनली क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, उसमें हैव नहीं था, उसमें क्या था? हैज ही था। तो आंसर फिर क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा इन दैट केस। अब ये मैन क्या है, इसको जान लो थोड़ा सा। देखो, मेरे पास दो शब्द हैं, तो शब्द है मैनी, एक शब्द है मच। मैनी का मतलब होता है संख्या में बहुत सारे, तो ये डील करता है काउंटेबल नाउन्स को, राइट। जैसे मैनी बॉयज, बहुत सारे लड़के, और बात काउंटिंग की हो रही है, संख्या की हो रही है। और मच किसको डील करता है? अनकाउंटेबल नाउन को डील करता है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं ना। कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो मच अनकाउंटेबल को डील करेगा, जैसे बहुत सारा पानी या बहुत सारा दूध, ठीक है भाई। आज हमारे घर गेस्ट आए थे तो बहुत सारा दूध लग गया ना हमारा, ठीक है। तो मच मिल्क हैज बीन यूज्ड फॉर मेकिंग टी, ठीक है। तो मैनी काउंटेबल के लिए, मच अनकाउंटेबल के लिए। एक और नया शब्द होता है दुनिया में जो बहुत कम लोगों ने पढ़ा होता है, जो शब्द क्या है? मैनी के साथ आया तो आएगा आर्टिकल ए या आएगा आर्टिकल एन, तो इसे मैनी आ या मैनी एन कहेंगे हम। ये एक ही टर्मिनोलॉजी, ये अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। ये किसको डील करेगा? ये डील करेगा काउंटेबल नाउन को। इसको डील करेगा काउंटेबल नाउन को। लेकिन ध्यान रखना, ये चलेगा सारा का सारा सिंगुलर, और ये चलेगा सारा का सारा प्लूरल। तो मैनी पूरा प्लूरल जाएगा, जबकि मैनी ए या एन सारा का सारा सिंगुलर जाएगा। दोनों ही लगेंगे काउंटेबल के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहां मैनी अब मैन ऐसे को ऐसे कर दूं तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल ए के साथ प्लूरल शब्द तो लिखना पॉसिबल नहीं है। और ये सारा स्ट्रक्चर कैसा है? सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए बेटा? सिंगुलर ही आनी चाहिए। तो मैनी अ मैन हैज स्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन। सुपर डुपर इंपोर्टेंट प्रेपोजिशन याद रखना, स्कम्ड टू होता है। स्कम टू सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, स्कम टू वाला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कम टू? स्कम टू का मतलब होता है किसी चीज का शिकार बन जाना। स्कम टू का मतलब क्या है? किसी चीज का शिकार बन जाना। ये जो टेम्पटेशन है, ये जो लालच है, टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच।
ये जो लालच है ना, इसका शिकार बहुत लोग बने हैं, ऐसा कह रहा है सेंटेंस। ठीक है, तो प्रेपोजिशन याद रखना, स्कम टू होता है। ठीक है, शैल वी मूव? ओके, तो यू हैव नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। डन? चलिए, फिर भी मैं 5 सेकंड दे रहा हूं। चलो फिर आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन इज टर्न अ ब्लाइंड आई। 3 क्वेश्चन है, आंसर कर लो, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट। नेक्स्ट। चलिए जी, टाइम अप। तो बेसिकली आपने बताने थे इडियम्स के मीनिंग्स। तो टर्न अ ब्लाइंड आई, क्या होता है टर्न अ ब्लाइंड आई? इट बेसिकली मीन्स किसी को नजरअंदाज करना, राइट? तो क्या आंसर हो गया मेरा? टू रन अवे तो नहीं है, टू बिगिन टू बिहेव इन अ मोर पॉजिटिव मैनर बिल्कुल नहीं है, टू चेंज अ सिचुएशन भी नहीं है, तो आंसर क्या है? डी, टू चूज टू इग्नोर। तो इग्नोर करना ही बेसिकली इसका मतलब होता है। नेक्स्ट, येलो जर्नलिज्म। व्हाट इज येलो जर्नलिज्म? सी या डी? देखो, पेड स्टोरी टेलिंग नहीं होता। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश्ड ऑन येलो कलर्ड, ये जो होता है, ये होता है नए बच्चे को लुभाने का तरीका। इडियम में शब्द यूज हुआ है एलो, तो आप भी कहीं ना कहीं शब्द यूज कर दो एलो, मतलब येलो। ठीक है, तो मतलब सेम सेम वर्ड ले आओ आप कहीं भी। जैसे कोई इडियम आएगा बोट से, किसी ऑप्शन में बोट डाल देगा, बोट शब्द, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये सिर्फ लुभावने ऑप्शन होते हैं, इसका और कोई काम नहीं होता, तुम्हें फंसाना इसका काम होता है। ठीक है, अगर कभी तुक्का मारने का दिल करे तो ऐसे वाले ऑप्शन पे कभी मत मारना जो वर्ड्स को सेम सेम कॉपी करके तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है राइटिंग इन न्यूज़पेपर्स दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन। तो न्यूज़पेपर में ऐसा लिखना जो लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, उसको जो है प्रभावित करने की कोशिश करे। कैसे? बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करके, मतलब शब्द खतरनाक खतरनाक शब्द इस्तेमाल कर रहा है। एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन भी कुछ भी लिखे जा रहा है। जैसे कल को एक न्यूज आए कि पता चला है मोदी साहब की एक नई गर्लफ्रेंड है, तो न्यूज चलेगी ना, वो अखबार देखेंगे सब लोग कि अच्छा दिखाओ दिखाओ, हमें भी दिखाओ। समझ रहे बात को? तो यानी कि इस बात का ख्याल रखा ही नहीं जा रहा है कि भाई एथिकली या मोरली बात सही है नहीं है, आप कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी लिखे जा रहे हो, है ना? सिर्फ किस लिए? ताकि आपका न्यूज़पेपर सर्कुलेट हो, लोग उसको पढ़ें, वो बिके, सिर्फ इसी उद्देश्य से। इसी को क्या कहा जाता है? येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ हाँ में हाँ मिलाना इज नॉट येलो जर्नलिज्म। ओके, तो ये ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है, बट आंसर इज सी। ओके, क्या गलत हुआ है? वेरी गुड। नेक्स्ट, टू बी इन सेवंथ हेवन। अब देखो फिर से वही बात, क्या? टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। अब अंग्रेजी और हिंदी अलग अलग भाषाएं हैं, तो कई बार बातों को कहने के तरीके अलग होते हैं, है ना? टू बी इन सेवंथ हेवन क्या कह रहा है? 7वें आसमान पर होना। अच्छा, क्या इस बार भी सेम ही काम इसने किया है? देखना, किया है ना? तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, तुक्का मारने चलेंगे तो। पढ़ा है तो तुम्हें साफ साफ पता है ना, पढ़ा है तो पता ही है। नहीं पता है, तुक्का मारना चाहते हो, तो ये तो नहीं होगा। इतना तो कह सकते हो। ठीक है, तो बाकी टू बी इन सेवंथ हेवन का मतलब क्या होता है? 7वें आसमान पे होना, इस बहुत ज्यादा खुश होना। चलिए नेक्स्ट, रीड आउट द इंस्ट्रक्शंस क्विकली।
चले, डन। इतनी गर्मी है नहीं ना। टेक योर टाइम, आई एम गिविंग 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, गलत मत करना। नेक्स्ट, जो भी आएगा अपना लिख लीजिएगा, चर्चा ना कीजिएगा, गलत हो सही हो अपना हो। नेक्स्ट, अच्छा दो ही थे, ओके। आइए फिर देखते हैं, दो ही थे तो विदाउट एनी मैंडेट ऑफ लॉ द प्ली फाइल्ड थ्रू द एडवोकेट ऑनलाइन इज इलीगल एंड सबमिटेड दैट द सेल ऑफ ड्रग एंड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स। ओके, so what did you mark? B, C, D, B, ठीक है। तो तीन आंसर आ रहे हैं, बी सी डी। चलिए चेक करें क्या होना चाहिए। अच्छा एक बात और समझिए, एक होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, है ना, एक तो होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एक होता है पैराजंबल। ठीक है, पैराजंबल में क्या होता है, अलग अलग सेंटेंसेस आपको पैराग्राफ की फॉर्म में अरेंज करने हैं ताकि एक पैराग्राफ बन जाए। तो ये तो डील नहीं करना हमने। अब सेंटेंस अरेंजमेंट क्या होता है, एक ही सेंटेंस के टुकड़ों को अलग अलग अरेंज करना, मतलब तोड़ के दिया गया उसको अरेंज करना है ताकि सेंटेंस पूरा बन सके। अब इसके अलावा ये भी चीज देखने को मिलती है, इसे कहते हैं फ्रेज अरेंजमेंट, है ना, पैराफ्रेजिंग भी कह सकते हो। मतलब आपको पूरा सेंटेंस नहीं दिया गया है, एक ही सेंटेंस का कुछ टुकड़ा तोड़ के दे दिया गया है, पूरा सेंटेंस है ही नहीं, तो इसलिए उसको थोड़ा सा अरेंज करना डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग का कोई हिसाब किताब ही नहीं बन रहा, ओपनिंग क्या करें क्लोजिंग क्या करें। ठीक है, तो फ्रेजेस को अरेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसमें हमने करना क्या चाहिए, पेयर्स बना लो। क्या बना लो, पेयर्स, हाथ पांव जहां जो जुड़े उसको जोड़ दो, जो बचे वो आगे पीछे की जगह बच जाएंगी फिर हमारे पास। तो कुछ अरेंज करने की कोशिश करते हैं, आइए। कहता है विदाउट एनी मैंडेट ऑफ लॉ, किसी भी कानूनी अप्रूवल के बिना ही, द प्ली फाइल्ड थ्रू द एडवोकेट, वो प्ली जो कि किसके थ्रू अप्लाई करी गई थी, एक वकील के, एडवोकेट के थ्रू अप्लाई करी गई थी, ऑनलाइन इज इलीगल, ऑनलाइन इलीगल है, और क्या है, सबमिटेड दैट द सेल ऑफ ड्रग्स एंड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। उसने प्ली ने क्या बताया कि भाई जो सेल है ड्रग की और जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हम ऑनलाइन ही, बिना ही किसी मतलब अथॉरिटी के, तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। तो कुछ हाथ पांव जुड़े थोड़े बहुत, कुछ तो जुड़ा। पहली बात, इस प्ली की जो बात हुई है इसी में कुछ सबमिट किया गया है ना। और एंड से कुछ जुड़ेगा, इलीगल एंड क्या जुड़ सकता है, देखो तो ऑनलाइन इज इलीगल एंड विदाउट एनी मैंडेट ऑफ लॉ, ऐसा आर के बाद पी। अच्छा ओके, क्या और कुछ जुड़ सकता है इसके अलावा, क्यों के साथ एस जुड़ रहा है, द प्ली फाइल्ड थ्रू द एडवोकेट सबमिटेड दैट द सेल ऑफ ड्रग्स एंड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन
ऑनलाइन। तो जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हम मेडिसिन का, कैसे दे रहे हैं? ऑनलाइन दे रहे हैं, तो इज इलीगल। तो एस आर और आर के बाद जुड़ेगा पी, तो तीन तीन बन गए हमारे पास, मतलब तीन का अरेंजमेंट हमने कर लिया, तो फिर तो एक ही आंसर बन गया। एस आर पी तो एक ही जगह है और कहीं नहीं है ना। आंसर इज डेफिनेटली बी, आंसर इज डेफिनेटली बी। ठीक है, सबका सही था? आर यू श्योर? फिर सी डी कौन कह रहा था? हाँ, मैं कहा किसी ने तो कहा था ना, मैं कहा इतना भी कान खराब नहीं हुए मेरे। चलिए, तो आई होप कि अब आप समझ गए कैसे करना था अरेंज। जब भी पैराफ्रेज का हो, चाहे क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट का हो, जो भी हो, ऐसे ही अप्रोच रखना। पेयर्स को जोड़ के मैच करो ऑप्शन में, वो आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी, सी। डी और सी दो आंसर्स हैं। चलिए लेट्स चेक आउट। ह्यूमंस एंड मशीन्स हैव को एग्जिस्टेड। अच्छा, एक बार वोटिंग करते हैं, सी किस किस का है? ओके, डी किस किस का है? बाकी सबका। वाओ, कहते हैं मेजोरिटी विंस, ऐसा कहते हैं मेजोरिटी विंस। ए है, ओके, तो देखते हैं मेजोरिटी विन करती है कि नहीं करती है। तो ह्यूमंस एंड मशीन्स हैव को एग्जिस्टेड डेटिंग बैक टू द इन्वेंशन ऑफ, इन्वेंशन ऑफ, यहां से आंसर निकलेगा, कुछ पॉसिबिलिटी है कि यहां से कुछ आंसर निकलेगा। किसका इन्वेंशन हो सकता है इनमें से? ह्यूमंस का तो इन्वेंशन नहीं होगा, व्हील का इन्वेंशन हुआ है ना। तो क्यू के बाद तो आर होगा भैया, क्यू के बाद आर नहीं है, क्यू के बाद आर नहीं है, क्यू के बाद आर है, क्यू के बाद आर है। दीज आर टू पॉसिबल आंसर्स। ओके, ओके। एट द फिजिकल लेवल फॉर मिलेनिया, को एग्जिस्टेड एट द फिजिकल लेवल। तो को एग्जिस्ट एट, को एग्जिस्ट एट, पी के साथ एस का पेयर होएगा। अब दोनों में ही है, क्यू आर भी दोनों में है, पी एस भी दोनों में है, किसको कहाँ अरेंज करें? अब ये सवाल वास्तव में खतरनाक सवाल बन गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सुनिए। अब ऐसा करेंगे, दोनों ऑप्शंस को इंडिविजुअली रीड आउट करते हैं, देखते हैं क्या सही है। तो सी कह रहा है क्यू आर पी एस डेटिंग बैक टू द इन्वेंशन ऑफ द पोर्टस व्हील इन एंशिएंट मेसोपोटामिया, ह्यूमंस एंड मशीन्स हैव को एग्जिस्टेड एट द फिजिकल लेवल फॉर मिलेनिया। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ह्यूमंस एंड मशीन्स हैव को एग्जिस्टेड एट द फिजिकल लेवल फॉर मिलेनिया dating back to the invention of the potter's wheels in an ancient Mesopotamia. C is the correct answer. Reason, reason, तर्क जान लो, लॉजिक है। लॉजिक क्या है? जब आप एक पूरे के पूरी बात को, कौन सी बात को? पीएस को, ह्यूमंस एंड मशीन्स हैव को एग्जिस्टेड, नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, इस बात को, डेटिंग बैक टू द इन्वेंशन ऑफ द पोर्टस व्हील इन एन एंशिएंट मेसोपोटामिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। ठीक है, कि भाई ह्यूमंस और मशीन्स कब से कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, इस बात के टाइम की ओर इशारा किया जा रहा है। तो जो पूरी की पूरी बात है, इसको बोला जाएगा क्या? एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम। कहाँ रखेंगे? पहले। ठीक है, पूरी के पूरे इस क्लोज को, इस फ्रेज को कहाँ रखेंगे? पहले रखेंगे। ठीक है, तो ये आएगा आगे और ये आएगा पीछे। ये एक्चुअली एडवर्ब की प्लेसिंग्स क्या होनी चाहिए, ये एडवर्ब का टॉपिक होता है। ठीक है, किसका टॉपिक होता है? एडवर्ब का टॉपिक होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से और समझाने की कोशिश करूं थोड़ा सा। जैसे मान लो मैं बोलूं अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री वर स्लीपिंग सम स्ट्रेंजर्स, वर स्लीपिंग सम स्ट्रेंजर्स। इस बात का मतलब यही है क्या, कि सम स्ट्रेंजर्स वर स्लीपिंग अंडर अ ट्री। ठीक है, लेकिन जब आप इस एडवर्बियल फ्रेज को यूज करोगे तो अंडर अ ट्री यहां पे यूज कर लिया गया, पूरा का पूरा एडवर्ब। ठीक है, तो ये वो एडवर्ब बन रहा है जो आपको आगे रखना है, पीछे इसका मीनिंग सूटेबल होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए फिर पूरी फॉर्मेशन बदलनी पड़ती है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ना कि डी। ओके, चलिए लेट्स मूव फर्दर।
डन। तो पैसेज मैं आपको देता हूँ और मैं आपको पूरा पैसेज पढ़ने के लिए 3 मिनट का टाइम दूँ, दैट वुड बी सफिशिएंट। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आगे भी है। तो 2 मिनट इस स्लाइड के लिए, 1 मिनट अगली स्लाइड के लिए मैं दे रहा हूँ, तो दैट इज सफिशिएंट टाइम, मोर देन सफिशिएंट एक्चुअली। चलिए, टाइम अप, डन। आई गेस काफ़ी टाइम मैंने दिया है, हो गया होगा। तो शैल आई शो यू द क्वेश्चंस और शैल आई रीड आउट द पैसेज फर्स्ट? मैं आपको पैसेज दिखाता हूँ, आप आंसर करने की कोशिश करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले वही कह रहा हूँ मैं पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप आंसर करने का ट्राई करो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। यही कहा मैंने भी। क्वेश्चन नंबर 1, लिख लीजिएगा अपना आंसर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, डिस्कशन में बात करेंगे। ऐसे बता दूंगा तो फिर आप आंसर ही ना कर लोगे ना।
एनडीए वो कैब खेल रहा है तुम्हारे साथ, एनडीए आपके साथ वो कैब खेल रहा है हर जगह, है ना। चलिए जी, टाइम अप। जी हाँ, 3 ही है। चलो, इतना ही देखना होता है बेसिकली। बाकी हाँ, इतना भी देख लीजिए कि किस कहाँ से कहाँ तक क्या है। बाकी एक अच्छी बात ये भी होती है कि जब कुछ बदलेगा तो अगले इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। कभी कभी धोखा हो सकता है, तो इसलिए कभी नज़र डाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए, तो क्या कह रहा है पैराग्राफ? कह रहा है स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। जो स्टडीज है, जो अध्ययन है, वो हमें क्या क्या चीज़ें देता है? वो हमें डिलाइट यानी कि खुशी देता है, पढ़ते हैं ज्ञान प्राप्त होता है, खुशी मिलती है साथ साथ। ऑर्नामेंट, हम चीज़ों को जो है बहुत ही बेहतर तरीके से एक प्रॉपर मैनर के साथ मैनेज कर पाएंगे, ये एबिलिटी हमें मिलती है, ठीक है। द चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। तो जो मेन यूज है वो रिटायरिंग में, मतलब सॉरी, खुशी का जो है किससे रिलेशन है, किस चीज़ से रिलेशन है? कहता है जब हम अकेले में समय बिताते हैं, खुशी से बिताना चाहते हैं, तो हम अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, या फिर अगर हम रिटायर्ड हो गए हैं तो हम बुक्स के साथ स्टडी करके अपना खुशी से टाइम बिता सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द यूज। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स। जो बातें हैं सजानी, सजावटी बातें हैं, यानी कि अच्छे अच्छे शब्द आपको यूज करने हैं, तो कहाँ से कर पाओगे? जब आपने अध्ययन किया होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आप अपने भाषण में, अपनी बातों में, अपने शब्दों में जान डालना चाहते हैं, तो उसमें अध्ययन आपको हेल्प करेगा। एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट। और कहते हैं अगर आप बात करते हैं क्षमता को, एबिलिटी को डेवलप करने की, तो आप अच्छी जजमेंट कर पाएंगे। एंड डिस्पोजन ऑफ बिजनेस, या कोई भी काम, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसको आप बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, यही एबिलिटी है। भाई अच्छे अच्छे जो बिजनेस स्कूल होते हैं या आईआईएम्स होते हैं, वहाँ क्या पढ़ाया जाता है? पढ़ाया तो जाता है ना, केस स्टडीज डिस्कस करी जाती हैं, तो वो भी स्टडीज ही तो है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल, नहीं फॉर एग्जाम्पल नहीं है, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट। उदाहरण के तौर पे एक एक्सपर्ट आदमी जो है वो क्या कर सकता है? एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन, बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नड। तो जो एक्सपर्ट आदमी है वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। पॉसिबिलिटी इस बात की है कि वो जज कर पाएगा कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, किस चीज़ में गड़बड़ है, कौन सी चीज़ में गड़बड़ नहीं है। एक एक करके ये काम वो कर पाएगा। बट द जनरल काउंसिल्स, लेकिन जो सामान्य आदमी है, एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, और जो सोच रहे हैं कि भाई यहाँ क्या गड़बड़ था, क्या नहीं था, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज नहीं करना है, वो सब चीज़ों से रिलेटेड बातें, कम्स बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न। तो ये सब बहुत ही बेस्ट तरीके से कौन मैनेज कर पाता है? जिसने लर्निंग की हुई है, जिसने हालातों को, चीज़ों को अध्ययन, स्टडी किया हुआ है, तो वही बेस्ट मैनेज कर पाएगा, ठीक है। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। कहता है बहुत ज़्यादा समय बिताना स्टडीज के साथ, यानी कि किताबों के साथ ही बहुत ज़्यादा समय बिताना क्या है? आलसपन का काम है, आलसी काम है एक तरीके से देखा जाए तो। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, और अगर बहुत ही ज़्यादा आप ऑर्नामेंटेशन के लिए इसका यूज़ कर रहे हो, इज अफेक्टेशन, तो क्या होता है? आप उसी चीज़ के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा घुसे जा रहे हो, ठीक है। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स, और आप सिर्फ किताब पढ़ के ही जजमेंट कर पा रहे हो, मतलब करे जा रहे हो, इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। तो किसी विद्वान आदमी का बेसिकली ये क्या है? एक तरीके से अपमान है। मतलब सिर्फ किताब पढ़ के ही सब कुछ नहीं किया जा सकता, आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी। तो सिर्फ स्टडीज बुक्स की नहीं है, स्टडीज हर चीज की है, सिचुएशन की है ना, बुक्स के अलावा पर्सन्स की है, और रियलिस्टिक वर्ल्ड की है। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। तो जो नेचर है और एक्सपीरियंस है, वो चीज़ें आपको बेहतर बनने में मदद करती हैं। आपकी नेचुरल एबिलिटीज लाइक नेचुरल प्लांट्स that need pruning by study and studies themselves do give for directions too much at large except they be bounded in by experience। क्या कह रहा है? थोड़ी सी बात को घुमा के कह रहा है। बोलता है कि भाई आपको वो परफेक्ट तो बनाएंगी, ठीक है, एक्सपीरियंस के दम पे, लेकिन है ना, आपको सिर्फ किताब पढ़ के आप जो है बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे, एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता पड़ेगी।
और नेचुरल एबिलिटीज का तो ऐसा है, जैसे कि कोई पौधा होता है तो जैसे पौधा बड़ा होता है तो उसको काट छांट की जरूरत पड़ती है। तो आपने किताबों से कुछ स्टडी किया है, ठीक है, तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो आपकी नॉलेज जो बुक से आपने गेन की है उसको काट छांट करना पड़ेगा, क्योंकि जो अध्ययन आपने किया हो सकता है वो किसी 100 साल पुरानी बात को लेके हो। आज के समय में हालात बदल गए हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने स्टडी किया कि भाई फ्रॉड कैसे कैसे होते हैं, लेकिन वो किताब है 50 साल पुरानी, तो आज के दिन तो फ्रॉड का सिस्टम ही बदल गया है ना सारा का सारा। तो काट छांट करनी पड़ेगी, नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस को साथ में मैच करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें बेहतर फॉर्म में आ पाएंगी। अकेली किताब से बात नहीं बन पाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से पौधा बड़ा होता है तो उसकी काट छांट होती है, ऐसी आपकी नॉलेज की भी काट छांट और तजुर्बे के साथ उसको मिक्स करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज। जो चालाक आदमी होता है, धूर्त आदमी होता है, वो स्टडीज की आलोचना करता है। सिंपल मैन एडमायर देम, और जो एक साधारण आदमी है वो उसकी प्रशंसा करता है कि भाई पढ़ना चाहिए। एक सामान्य आदमी यही तो कहता है, तुमसे भी सभी यही तो कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, पढ़ लिख लोगे कुछ बन जाओगे, है ना। एंड वाइज मैन यूज देम, लेकिन जो बुद्धिमान आदमी होता है वो अध्ययन को, नॉलेज को क्या करता है, यूज करता है। फॉर दे टीच नॉट देयर ऑन यूज, क्योंकि जो अध्ययन है उसका खुद का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बेहतर बनाने में वो मदद करती है, यही उसका इस्तेमाल होता है बेसिकली, है ना। बट दैट इज विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वोन बाय ऑब्जर्वेशन। और इस अध्ययन से ऊपर क्या था, एक विजडम नाम की चीज, बुद्धिमता नाम की चीज, जो आप कहाँ से गेन करते हैं, उस नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस में अप्लाई करके, है ना, जो आपने सीखा है उसको रियलिस्टिक वर्ल्ड में अप्लाई करो, एक्सपीरियंस करो क्या ठीक है क्या गलत है, और उस हिसाब से चीज़ों को काट छांट करो, यही काम है। ठीक है, और जो विजडम है वो कहाँ से आएगी, ऑब्जर्वेशन से आएगी, सिर्फ किताब पढ़ के विजडम नहीं आती। ठीक है, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, कहता है आपने पढ़ना है कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी से बहस करेंगे इसलिए आप पढ़ के आए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी बात का कोई खंडन आपने करना है, किसी बात को गलत साबित करना है इसलिए आप पढ़ के आएंगे, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर जनरल, ना ही आपने पढ़ के बात को बिलीव कर लेना है कि जिस किताब में लिखा है तो यही सही हो गया, ऐसा भी आपने नहीं करना, और उस बात को बिल्कुल पत्थर की लकीर मान के आपने नहीं चलना है। नोट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, ना ही आपने उससे जो है बातें निकाल के लानी है, ना ही उस पर भाषण देना है, बट टू वेक एंड कंसिडर, लेकिन आपने क्या करना है, जो पढ़ा आपने, जो अध्ययन आपने किया उसको माप तोल के देखो ना अपनी जिंदगी में कि कितना ठीक है, कितना वैलिड है और कितना वैलिड नहीं है। इस चीज के लिए आपने अध्ययन करना है कि नॉलेज, किताबों की नॉलेज आपकी लाइफ को कितना फ्रूटफुल बना सके। ठीक है, थीम क्लियर है पैसेज का, सही है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाई शुड वन स्टडी, टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, क्या यही पर्पस था, बिल्कुल भी नहीं, है ना। इंफॉर्मेशन गैदर करना तो स्टडी का छोटा सा पार्ट है, राइट। टू पास द टाइम इन अ क्रिएटिव वे, बिल्कुल नहीं, टाइम पास करने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, ये भी इसका एक छोटा सा पार्ट है कि जब आप रिटायर हो गए हैं जिंदगी में, है ना, तो खुशी के लिए पढ़ते हैं। फॉर प्लेजर एनहेंस्ड कैपेबिलिटी एंड होलिस्टिक ग्रोथ, ताकि आपको खुशी भी मिल सके, आपकी क्षमताएं बढ़ सकें, है ना, आपकी नॉलेज का दायरा बढ़ सके, और आप ओवरऑल अच्छी ग्रोथ कर सकें, इसलिए आपने पढ़ना है। बिल्कुल, यही तो सारी की सारी बात की है पूरे पैराग्राफ में घुमा फिरा के, है ना। तो टू बिकम ओनली वर्ल्डली वाइज, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, दिस वॉज इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाउ कैन द स्टडीज बी परफेक्टेड, स्टडीज को कैसे परफेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन से, एप्लीकेशन से, कन्वर्सेशन से, एक्सपीरियंस से। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या बोलते हो, एक्सपीरियंस से, आई गेस सो, कि एक्सपीरियंस मतलब आप स्टडी को एक्सपीरियंस के साथ मिलाओगे तभी परफेक्शन आएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिनाउंस स्टडीज, तो डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना। कौन करता है अध्ययन की आलोचना, स्टडीज की आलोचना कौन करता है, धूर्त आदमी, मक्कार आदमी, है ना। तो इनोसेंट, ना जी ना, कनिंग, हाँ जी हाँ, वाइज, ना जी ना, स्टूपिड, बिल्कुल नहीं। बेटा स्टूपिड बेवकूफ होता है, कनिंग चालाक होता है, अपने फायदे के हिसाब से बात करता है, ठीक है। तो स्टूपिड को तो पता ही नहीं ना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो वो क्या ही करेगा बेचारा। हाँ, आप उसको सिंपल
के साथ अटैच कर पाओगे, ठीक है, इसके साथ अटैच नहीं कर पाओगे बेसिकली। तो बीइंग सिंपल, बीइंग स्टूपिड समवेयर मैच करेगा पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। जबकि कनिंग का मतलब क्या होता है प्रॉपरली, जो चालाक है, जो धूर्त है, मक्कार है, कनिंग का मतलब ही धूर्त मक्कार होता है। और पैसेज ने देखो साफ साफ लिखा था, क्या लिखा था पैसेज ने, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, साफ तो लिख रखा है। क्राफ्टी कौन होता है, धूर्त मक्कार होता है, ठीक है। तो कनिंग कौन होता है, कनिंग भी तो वही होता है, कनिंग फॉक्स, चालाक लोमड़ी, ओके। चलिए नेक्स्ट डायरेक्शन यू हैव, ठीक है। बेसिकली खाली स्थान आपको दिया गया है, ब्लैंक स्पेस में आपको ऑप्शन भरना है कि कौन सा बेस्ट सूटेबल है। ए, सबका ए, ओके नेक्स्ट। डन, चलिए टाइम अप। तो द विक्टिम्स वर फ्रूट वेंडर्स, कहता है जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम जानते हो ना क्या होता है, विक्टिम तो समझते हो, ठीक है। तो जो विक्टिम्स हैं वो कौन है, फ्रूट वेंडर्स हैं, फल बेचने वाले लोग हैं। एंड दे वर गोइंग इन एन ऑटो, और वो एक ऑटो से जा रहे थे। कब जा रहे थे, जब उनका एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। तो एक्सीडेंट होने के लिए वर्ब क्या आती है, मेट विद एन एक्सीडेंट, इसका मतलब ही होता है दुर्घटना हो जाना, ठीक है। रैन इनटू का मतलब होता है किसी चीज में टक्कर मार देना, तो टक्कर तो नहीं मार रहे एक्सीडेंट में, ठीक है। एक्सपीरियंस एन एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सपीरियंस किसी चीज को करते हैं, जैसे क्या हो रहा है मैं उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, है ना। और हर्ड, एक्सीडेंट सुना थोड़ी ना है, सुनेंगे थोड़ी ना एक्सीडेंट को, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन बाहर रेस से, आंसर इज ए। तो मेट विद एन एक्सीडेंट, इस पे ना एक एरर का क्वेश्चन भी आता है अक्सर, मेट विद एन एक्सीडेंट, एरर का क्वेश्चन कैसे आता है इस पे, लेट मी हैव अ थॉट। ऐसे लिखता है, ही सडनली, क्या लिखता है, ही सडनली मेट विद एन एक्सीडेंट। तो क्या टर्मिनोलॉजी सही है, क्या ये क्वेश्चन नो एरर है, नहीं, सडनली कटेगा, याद रखना। क्योंकि मेट विद का मतलब होता है अचानक से ही हो जाना कुछ, मेट विद एन एक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ, अचानक से ही एक्सीडेंट हो जाना। तो फिर सडनली शब्द का क्या मतलब हुआ वहां पे, तो इसको सुपरफ्लुएंसी का एरर कहा जाता है। ये हो गया सुपरफ्लुएंस, मतलब जो बात आपने कह दी उसी के लिए आप दोबारा से शब्द यूज किए जा रहे हो, तो दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। और एक फ्रेजल वर्ब का भी क्वेश्चन बनाता है, इस पे वो याद नहीं आ रहा मेरे को कि कैसे बनाता है। तो एक तो ये सुपरफ्लुएंस पूछता है यहाँ पे मेट विद के साथ, ध्यान रखना। और एक फ्रेजल वर्ब पे ही पूछता है, मुझे ये तो याद नहीं है कि क्या पूछता है, ध्यान आ नहीं रहा, लेकिन आप इतना याद रखना मेट विद होता है, और कुछ बीच में शब्द ऐड करे तो ध्यान रखना गलत होता है वो, ठीक है। चलिए एंड द लास्ट क्वेश्चन, कोर्स ऑफ विलेजर्स आर डैश अ स्टिन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू अंडरपास, एक नया अंडरपास बन रहा है और उसके खिलाफ सैकड़ों गांव वाले क्या कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बेसिकली, कि भाई ये अंडरपास यहाँ नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो बताओ आंसर इज परफॉर्मिंग अ सिट इन, सिटिंग अ सिट इन, स्टेजिंग अ सिट इन, स्टैंडिंग अ सिट इन। तो क्या होता है, स्टेज, स्टेज का मतलब होता है प्रदर्शन करना, स्टेज पे आप क्या करते हैं, ठीक है। तो स्टेज वर्ब भी होती है, सिर्फ नाउन नहीं होता। तो इफ यू स्टेज समथिंग यू शो समथिंग, तो व्हाट यू आर शोइंग, विरोध, धरना, तो स्टेज आ सिट इन, ठीक है। परफॉर्मिंग वॉज एन अट्रैक्टिव ऑप्शन, ठीक है, इट माइट मिसलीड यू, सिटिंग तो आपको मिसलीड नहीं करेगा, स्टैंडिंग भी नहीं करेगा, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं करेंगे एटलीस्ट, ठीक है। चलिए कैसा रहा एक्सपीरियंस आज के मॉक टेस्ट का, ओके। और एक्सप्लेनेशन वॉज अप टू मार्क, मज़ा आया पढ़ के, ठीक है। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट, और जो भी बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं आपके लिए फिर से सेम इन्फॉर्मेशन बेटा एक बार रिपीट कर दूं, नया बैच हमारा कब से है, 1 मई 2025 से ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और ऑफलाइन बैच की लोकेशन क्या है, अत्री टावर, सोनीपत रोड, शीला बाईपास, रोहतक। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और जो भी आपके वैल्यूएबल ओपिनियंस हो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 25 में से आपका स्कोर क्या रहा ये चीज़ भी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।